हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे विजन आई से करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2021 के हैं उसे कंटिन्यू करते हुए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इन्वायरमेंट टॉपिक का पार्ट 3। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। अब देखिए, इस पार्ट में जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको SRT बोलेंगे और SRT वर्ड में कई जगह पे यूज करूंगी, फुल फॉर्म समझ जाइएगा सोलर रूफटॉप सिस्टम। अभी न्यूज में क्यों रहा है समझते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि सरकार ने मतलब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक एडवाइजरी को इशू करा है। एडवाइजरी किस पे है? ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के ऊपर है। फेज 2 में जो ये हो रहे हैं इन प्रोग्राम के ऊपर एडवाइजरी करी जो है इशू करी गई सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि कुछ वेंडर्स जो हैं, कुछ जो ये बेचने वाले हैं, जो वेंडर्स हैं, वो ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं। जितना रेट डिसाइड करा है डिस्कॉम के द्वारा उससे ज्यादा पैसा कुछ वेंडर्स चार्ज कर रहे हैं। तो इस वजह से ये न्यूज में बात आ गई है। तो अब कुछ बात जानेंगे कि आखिरकार ये सोलर रूफटॉप सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो ये जो SRT है सोलर रूफटॉप सिस्टम जो है, ये एक सोलर पैनल्स होते हैं जिनको हम लोग देखा है छतों वगैरह पे सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करवा लेते हैं, है ना। किसी भी घर की छत पे हो जाता है, ये कमर्शियली हो जाता है, इंस्टीट्यूशन की छत पे होता है या इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा। और ये सब क्या करते हैं भाई, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आप देखिए दो तरह से आप ये सोलर रूफटॉप सिस्टम करवा सकते हो। पहला होता है SRT सिस्टम विद स्टोरेज फैसिलिटी। मतलब ये जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी होती है इसको एक बैटरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है ना। और रात के वक्त आप इसको यूज कर सकते हो और वही ऐसे वक्त भी कर सकते हो जब सन अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो बैटरी के अंदर कर लिया। दूसरा तरीका होता है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ग्रिड कनेक्टेड SRT सिस्टम। इसमें क्या होता है ग्रिड कनेक्टेड? देखिए इन सारे सिस्टम्स में जो DC पावर है, आप जानते हैं एक AC पावर होती है जो आपके घरों में आती है, एक DC पावर होती है। तो DC पावर को जो जनरेट करा जाता है SPV के द्वारा, ये जो पैनल है इनके द्वारा इसे कन्वर्ट करते हैं AC पावर में। ठीक है, AC पावर तभी तो आपके घर की बिजलियां चलेंगी ना। तो AC पावर में कन्वर्ट करते हैं कैसे? यूज करके पावर कंडीशनिंग यूनिट्स का AC पावर में इन्होंने यूज कर लिया। और ये जो AC पावर है इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करा जाता है बाय पावर कैप्टिव लोड्स एंड उसके बाद फीडिंग एक्सेस पावर टू द ग्रिड। अब यहाँ पे जो एक्सेस पावर है वो यहाँ पे ग्रिड में चली जाती है। इन केस ऐसा होता है कि जहाँ पे सोलर पावर सफिशिएंट नहीं है, क्यों? क्योंकि भैया क्लाउड कवर है, बदरी छाई हुई है या वगैरह वगैरह कोई भी रीजन है, तो जो कैप्टिव लोड है ये सर्व करा जाता है बाय ड्रॉइंग पावर फ्रॉम द ग्रिड। तो ये कैप्टिव लोड कैसे सर्व करते हैं? पावर ग्रिड से लेके, समझे? जब ज्यादा है तो ग्रिड में दे दो और कम है तो ग्रिड से ले लो। ऐसे तरीके दो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे सोलर एनर्जी को हम कैसे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से आपको नीचे समझाती हूँ। देखिए ऐसा आपका जो सोलर एनर्जी है उसको यहाँ पे हम हार्नेस कर रहे हैं कोई दो तरीके से। ऐसे यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, हार्नेसिंग सोलर एनर्जी। तो किस तरीके से कर रहे हैं? यहाँ पे एक SRT सिस्टम हो गया, ठीक है, ये आपका सोलर रूफटॉप सिस्टम हो गया और दूसरा हो गया सोलर पार्क। क्या हो गया? सोलर पार्क। अब SRT सिस्टम में यहाँ पे आपको ग्रिड कनेक्टेड मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा ऑफ ग्रिड स्टैंड अलोन, तो ये दो आपको मिल जाएंगे। और सोलर पार्क के अंदर भी आपको दो मिलेंगे, एक आपको मिलेगा फ्लोटिंग और दूसरा आपको मिलेगा लैंड बेस्ड। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप सोलर एनर्जी को यूज करते हो। क्लियर है? अच्छा, कुछ और बातें जानेंगे अभी हम इसी सोलर रूफटॉप सिस्टम के बारे में। देखिए जो नेशनल सोलर मिशन है इसका टारगेट है कि हमें 100 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर एनर्जी की जो है अपने यहाँ करनी है 2022 तक, 2022 तक। और इनमें से 40 गीगावाट जो है ये टारगेट सेट करा गया है कि वो ये सोलर रूफटॉप सिस्टम के थ्रू हम पाएंगे। अभी का मैं बताऊं तो सिस्टम जो है सिर्फ और सिर्फ 12% रखते हैं, है ना। सोलर पावर जनरेशन से 12% कर पा रहे हैं, हमें कहाँ तक लेके जाना है इनको? 40 गीगा वॉट तक लेके जाना है। अभी तो सिर्फ हम 12% उसका कर पाए। ठीक है, मतलब 6 वॉट, 6 से भी कम, मतलब 4 पॉइंट समथिंग समथिंग वॉट ही कर पाए। और इंस्टॉल कैपेसिटी जो कि SRT सिस्टम की है ये ऑगमेंट हुई है फ्रॉम 117 मेगावाट जो कि 2013 में थी और इस समय देखिए तो 5.9 गीगावाट 2020 में है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2, ये क्या है समझते हैं। देखिए बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने लॉन्च किया है इस प्रोग्राम को और इसे इंप्लीमेंट करा जा रहा है डिस्कॉम्स के द्वारा। अच्छा, डिस्कॉम बड़ा यूज कर लिया, जिनको पता है ठीक, जिनको नहीं पता है डिस्कॉम का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं। ठीक है,
अब इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें यहाँ पे जो कैपेसिटी है 40 गीगावाट की, उसे पाना ही पाना है सन 2022 तक। ठीक है, कैसे? अपने ग्रिड कनेक्टेड एसआरटी सिस्टम के थ्रू। अब जो डिस्कॉम्स है इनको कंपनसेट करा जा रहा है, जो भी एक्स्ट्रा वो लोग बेचारे खर्चा कर रहे हैं, है ना, जो भी एक्स्ट्रा इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने में जो वो एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे उनको सरकार इसका कंपनसेशन देगी। अब देखिए, जो फेज 2 प्रोग्राम है, इसे 2 कंपोनेंट है इसके अंदर। पहला है कंपोनेंट ए और दूसरा है कंपोनेंट बी। अब कंपोनेंट ए बच्चों जो है, तो इसके अंदर जो फेज 2 है उसके अंदर जो सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस है रेजिडेंशियल यूजर्स की, इसे यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट करा गया है 2019 में कुछ तरीकों से। जैसे कि यहाँ पे कहा है कि भाई 40% जो कि कॉस्ट आएगी इस एसआरटी सिस्टम में, जिसकी कैपेसिटी अप टू 3 किलोवाट होगी, इसे यहाँ पे सेंट्रली फाइनेंस करा जाएगा। ठीक है, सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस मिलेगी। दूसरा इससे कहा गया है कि 20% जो बेंचमार्क कॉस्ट आएगी इस एसआरटी सिस्टम की, जिसकी कैपेसिटी 3 किलोवाट होगी, 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट होगी, इसे प्रोवाइड करा जाएगा एज सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस। साथ में 20% जो अप टू 10 किलोवाट कैपेसिटी आएगी हर एक घर की, पर हाउस की, या फिर क्यूमुलेटिव कैपेसिटी जो अप टू 500 किलोवाट आएगी, सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस फॉर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज और रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन की ये दिया जाएगा, सेंट्रल फाइनेंस कराया जाएगा। और आखिरी में सेंट्रल फाइनेंस जो असिस्टेंस है, एसोसिएशन बोल दिया मैंने, सेंट्रल फाइनेंस जो असिस्टेंस है ये आपको दूसरे कैटेगरीज के लिए नहीं देखने को मिलेगी। जैसे अगर इंस्टीट्यूशन की बात है तो नहीं मिलेगी, एजुकेशन में भी नहीं मिलेगी, सोशल, गवर्नमेंट, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल में कहीं पे नहीं मिलेगी। तो ये हो गया कंपोनेंट पहला। अब कंपोनेंट बी ये है कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, है ना, आपका डिस्कॉम्स को। ठीक है, मतलब जैसा डिस्कॉम परफॉर्म करेगा उस हिसाब से इंसेंटिव दिए जाएंगे। आपका जो इनिशियल एडिशन है ना 18 गीगावाट तक के लिए, या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे, जो कि बेस्ड होंगे एसआरटी कैपेसिटी जो कि फाइनेंशियल ईयर में पूरी पाई गई है। अब बेस कैपेसिटी, जो बेस कैपेसिटी है उसके ऊपर कितना आपने काम किया है इस सोलर रूफटॉप सिस्टम में, तो उस बेसिस पे आपको फाइनेंस दिए जाएंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम माना जा रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम कर देगा करीब 45.6 टन से पर ईयर, और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा आपका जितना 9.3 लाख जॉब करेगा, है ना, कुछ सालों में, स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए। अब बात आती है कि भाई सिग्निफिकेंस ऑफ एनहांसिंग शेयर ऑफ एसआरटी सिस्टम एंड टोटल सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी। जो सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी में एसआरटी सिस्टम जो है इसका जो हमने शेयर बढ़ाया है 44 वाला गीगावाट जो हमने करा है इसके अंदर, तो भाई इसका क्या फ़ायदा हमें मिलेगा? पहला कि हम इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से एक्सेस कर पाएंगे। सिर्फ देखिए 87% ऐसे हाउस होल्ड हैं जिनके पास ग्रिड कनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी है। 13% जो इंडियन हाउस होल्ड हैं वो या तो नॉन ग्रिड सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं पावर के लिए, या तो इनके पास इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, तो ये सिस्टम उनके लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरा है काफ़ी एफिशिएंट है। देखिए कोई एनर्जी वगैरह लॉस नहीं हो रही है ना, कोई ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है। यहाँ पे एसआरटी सिस्टम को मेंटेन करना भी, यहाँ पे अगर हम देखें सोलर पार्क्स वगैरह में और अच्छे से यहाँ मेंटेन हो जा रहा है। उसके बाद सोलर पार्क्स देखिए ज़्यादातर लोकेटेड होते हैं एरिड और सेमी एरिड इकोसिस्टम में, जहाँ पे पानी की ज़रूरत होती है इनको डस्ट फ्री रखने के लिए, है ना, तो भाई यहाँ पे इसको एफिशिएंट ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा है नो एडिशनल स्पेस रिक्वायर्ड फॉर इंस्टॉलेशन। कोई सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये छत पे हो रहा है ना, तो किसी भी तरीके की छत पे हो सकता है, कोई अलग से इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और चौथा फायदा है इन्वायरमेंट काफ़ी फ्रेंडली है, इतना साफ है। भाई सोलर एनर्जी का मामला है तो फिर ऐसे कुछ दिक्कत तो होगी नहीं, इसलिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली देखने को मिलता है। अब यहाँ बात आती है कि भाई हर चीज़ खुशी खुशी नहीं होती, तो आखिरकार इसके लिए क्या मुसीबतें सामने आएंगी इंडिया के सामने इसको इंस्टॉल करने में। देखिए इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 20% अपना टारगेट पाया है। मतलब इसका सेट टारगेट जो है हमारे इंडिया का वो क्या है, हम चाहते हैं 40 गीगावाट करना 2022 तक, और सिर्फ हम अभी अभी कुछ ही कर पाए हैं। कुछ कोविड की भी प्रॉब्लम रही है, और हम देखें सिर्फ बहुत 20% तक हम अभी तक पा पाए हैं कुछ पिछले सालों में। इसकी वजह ये है कि काफ़ी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महंगा आता है ना। आप पता करने जाओगे तो आपको लगेगा अरे भैया बहुत ही महंगा है, क्या करना है, इतने साल हम बिजली का बिल दे देंगे। दूसरा है लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। तीसरा है कि डिस्कॉम्स वगैरह डिसइंसेंटिव करते हैं एसआरटी को कमर्शियल एंटरप्राइज में। मतलब यहाँ पे अगर देखें कि कोई कमर्शियली इसको लगवाना चाहे तो इसमें इतना हाई टैरिफ ले लेंगे, ठीक है, और मतलब हाउस होल्ड के कंपैरिजन में बहुत पैसा वगैरह ले लेते हैं, तो वो लोग कहते हैं अरे छोड़ो कौन एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करे, हटाओ। अब बात आती है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी की, ये भी दिक्कत है। इंडिया के पास यहाँ पे जो है ना सोलर पीवी पैनल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग की कमी है।
क्योंकि 90% जो इंडिया का ये है, इसमें ये पूरा पूरा इम्पोर्ट पे डिपेंड करते हैं। मॉड्यूल्स वगैरह जो आते हैं वो इम्पोर्ट से आते हैं। तो भाई क्या होगा, और ज़्यादातर जो है वो चाइना से ही ले रहे हैं। तो भाई क्या होगा, तो ऐसे प्रोडक्ट्स हालांकि नॉट ओनली हैव लो कॉस्ट, सस्ती कॉस्ट होती है, बट यहाँ पे बात ये है कि इनको काफ़ी ज़्यादा सब स्टैंडर्ड भी माना जाता है ना, जो चाइना वगैरह से लेते हैं। तो इसकी वजह से एसआरटी सिस्टम काफ़ी इनएफिशिएंट हो जाता है और इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा इसकी मेंटेनेंस की जाती है बढ़। अब जो हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज हैं वो उनको भी बहुत दिक्कत आ रही है ना, ड्यूटी इन्वर्जन के चैलेंजेस को देखने में। मतलब ड्यूटी इन्वर्जन का मतलब होता है बच्चों जीरो ड्यूटी ऑन फुली मेड मॉड्यूल्स बट हाई ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल। मतलब यहाँ पे है रॉ मटेरियल पे तो बड़ी हाई ड्यूटी पे। एक बात बताओ, चाय पे आपका टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन चीनी पे टैक्स लग रहा है, पानी पे टैक्स लग रहा है, दूध पे टैक्स लग रहा है, चाय की पत्ती पे टैक्स लग रहा है, तो क्या होगा, इस पे बहुत हाई टैक्स लग रहा है, चाय पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो बनाएगा तो इसी से ना भाई। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी इंडस्ट्रीज झेल लेती हैं। तो ये है, इसलिए हम इम्पोर्ट पे काफ़ी डिपेंडेंट है, खासकर चाइना पे। उसके बाद हमारे यहाँ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की कमी है। देखिए इंडिया जो सिर्फ 10 गीगावाट ऑपरेशनल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, सिर्फ 10% हम कर पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी जो इंडिजीनियस यूनिट्स हैं तो, लेकिन इनमें से कोई भी कंपनी जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में इस फील्ड में। तो ये कुछ बात है। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहती हूँ कि क्या सेंटर ने कदम उठाए हैं इस एसआरटी सिस्टम को हमारी कंट्री में प्रमोट करने के लिए। तो पहला तो ये है कि भाई 2017 की बात है, जब सेंटर ने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लाया था अ नोट ऑन सृष्टि। सृष्टि का फुल फॉर्म था बच्चों सस्टेनेबल रूफटॉप इम्प्लीमेंटेशन फॉर सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया। तो ये था सृष्टि का फुल फॉर्म। और दूसरा जो है एक सरकार लेकर आई थी स्पिन, मशीन में कपड़े डाल के घुमाते हैं ना, तो स्पिन वेब पोर्टल। ये एक नेशनल वेब पोर्टल है जो करा गया है MNRE के द्वारा डिप्लॉय करा गया है, ताकि जैसे भी ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सिस्टम प्रोग्राम होते हैं उन्हें कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए। तीसरा सरकार लेकर आई है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं बच्चों इसको सरल, बहुत सुना होगा आपने। ये इंडेक्स रैंकिंग देता है सारी स्टेट्स को, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी ग्रोथ, उनकी लेवल ऑफ मैच्योरिटी, उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क और इम्प्लीमेंटेशन को लेके इन्वायरमेंट सेक्टर में जो वो ये एसआरटी के सेक्टर चीज़ों में करती है। इसको डिज़ाइन करा गया है MNRE और इसके पार्टनर्स के द्वारा। फिर सरकार ने किया है जियो टैगिंग ऑफ RTS प्रोजेक्ट्स। जियो टैगिंग करना, जियो टैगिंग का बच्चों मतलब होता है कि जैसे वहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी जब यहाँ पे फोटो खींची तो जिस भी प्लेस पे आप खड़े हैं वो भी उसमें लिख के आ जाएगा, समझ रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे जियो टैगिंग से काफ़ी फायदा होता है, पता रहता है कहाँ पे कौन सा जो है वो सिस्टम ये लगा हुआ है। तो यहाँ पे जियो टैगिंग ऑफ RTS सिस्टम, देखिए इन कोऑर्डिनेशन विद द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो के साथ मिलके इन्होंने ऐसा करा है ताकि ट्रेस कर सकें और ट्रांसपेरेंसी बरकरार रह सके। उसके बाद इन्होंने स्टोर से कहा है कि आप यहाँ पे जो है सुमित्रा प्रोग्राम ये ले सॉरी सूर्य मित्र प्रोग्राम ये लेकर आई है। इसे इम्प्लीमेंट करा गया है आपका क्वालिफाइड टेक्निकल फोर्स को यहाँ पे क्रिएट करने के लिए इस फील्ड में। साथ में कंसेशनल लोन्स वगैरह दिए गए हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक को ये आपका लोन्स वगैरह जो इंडस्ट्रीज से कमर्शियल सेक्टर से रिलेटेड होते हैं ना उन ताकि उनको मिले। जहाँ पे ये जो CFA इंसेंटिव है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, मतलब सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंस जहाँ नहीं दी जा रही है वहाँ पे सारा का सारा ये वाला लोन दे दिया जाए। और कई सारे और कदम उठाए हैं इस सिस्टम प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें इसके बारे में। अब देखिए बात आती है कि आखिरकार क्या हम कदम उठाएं जिससे हमारा ये जो SRT सिस्टम में शेयर है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखिए जनता के बीच में अवेयरनेस फैलाइए, कंज्यूमर को पता होगा कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा कि भाई यहाँ पे एफर्ट्स वगैरह ऐसे लीजिए, जनता को जानकारी होगी तो वो अपने यहाँ लगवाएंगे। दूसरी बात, पॉलिसी पीपल सेंट्रिक बनाइए, मतलब ऐसी पॉलिसी बनाइए जो पीपल सेंट्रिक हो, समझ रहे हैं ना। ऐसा ना हो कि कुछ भी हो, यहाँ पे जनता को ध्यान में रख के बनाया जाए, एफिशिएंट हो और भाई हैसल फ्री हो, ताकि भाई जनता को दिक्कत ना हो इस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में। जैसे कि आप कह सकते हो भाई लोन्स वगैरह भी दे सकते हो आपके भैया खरीदने के लिए लोन ले लो। और साथ में साथ नेट मीटरिंग इज अ बिलिंग मैकेनिज्म फॉर ग्रिड कनेक्टेड SRT सिस्टम। नेट मीटरिंग ये यहाँ हो, ये क्या है, एक बिलिंग मैकेनिज्म है जो कि ग्रिड कनेक्टेड SRT सिस्टम होते हैं ना उनके लिए, जो यहाँ पे सोलर एनर्जी सिस्टम के जो ओनर है उनको यहाँ पे फायदे देती है। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में एक सोलर एनर्जी पैनल लगा है, ठीक है, अब आपने एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में दे दी, तो यहाँ पे क्या हो कि एक
नेट मीटरिंग में क्या होता है कि जो आपने बिजली दी तो इसका जो भी चार्ज आपका बना उसे आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जो आपने एक्स्ट्रा बिजली ग्रिड में प्रोवाइड करी है उसके लिए, ठीक है। अब जो भी है चार्ज है क्रेडिट जो भी इनको देना है, उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, इन्हांस कर सकते हैं कैपेसिटी पूरे ही सोलर वैल्यू चेंज की, है ना। तो मतलब जो भी दिक्कतें आ रही हैं इसको आप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में वो भी हटाइए, इसकी जो हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कम कर सकते हैं। कुछ कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं कि भाई क्यों एक साथ चीज़ें नहीं आ रही हैं, उसको सेटअप करिए, यहाँ पे इंटीग्रेट करिए, उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अवेलेबल कराइए, ये सब आप कर सकते हो। और आखिरी में कहेंगे स्किल डेवलपमेंट। देखिए इससे स्किल अगर आप डेवलप करोगे तो स्किल्ड वर्कफोर्स की डिमांड बढ़ेगी इंस्टॉलेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर वगैरह के लिए, और इससे जॉब भी बढ़ेंगी और ग्रोथ भी बढ़ेगी इस सेक्टर में। आखिरी में बात करते हैं कुछ कंक्लूजन की। तो इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है ये 4th लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड में बच्चों, मतलब सबसे करेंटली 136 गीगावाट है, जो 36% कैपेसिटी है टोटल कैपेसिटी का, समझ रहे हैं। तो 4th लार्जेस्ट हो गया, और 2022 तक 2022 तक जो शेयर होगा रिन्यूएबल एनर्जी का वो 220 गीगावाट हो जाएगा। तो इंडिया जानते हैं यहाँ पे इंडिया की जो डिमांड है सोलर एनर्जी को लेके, इससे मार्केट अपॉर्चुनिटी और बढ़ रही है, 20 बिलियन की हर साल बढ़ रही है। तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा काम, और लोकली प्रोड्यूस पैनल जो हैं ये भी बढ़ेंगे 36 गीगावाट तक अगले 3 सालों में। इसलिए आपकी ज़रूरत है कि इस फील्ड में काम करें, देश को भी फायदा होगा और सब यहाँ पे अच्छा होगा। खैर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन होल, सॉरी अंटार्कटिक ओजोन होल। बहुत ही रात में पढ़ा रही हूँ ना इस वजह से हो सकता है कुछ भी बोल देना, क्या आंसर, सॉरी। अंटार्कटिक ओजोन होल तो ये क्या है समझते हैं। न्यूज में क्यों रहा, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के हिसाब से जो अंटार्कटिक ओजोन होल है ये वन ऑफ द डीपेस्ट और लार्जेस्ट है इन द लास्ट 40 ईयर्स, है ना, हैज क्लोज। जो इतना बड़ा, जो सबसे बड़ा पिछले 40 सालों में जो इतना सबसे बड़ा ओजोन होल हुआ करता था, अंटार्कटिक ओजोन होल, वो बंद हो गया है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब जानते हैं न्यूज़ के बारे में कुछ और बात। तो देखिए जो ओजोन होल है इसका जो फॉर्मेशन था अंटार्कटिक में, ये हैज बीन एनुअल अकरेंस एंड हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, है ना, हर साल हो रहा था, और ये पिछले 40 सालों से यहाँ पे रिकॉर्ड करा जा रहा था, है। इस साल क्या हुआ है, ओजोन होल जो अंटार्कटिक के ऊपर है ये रैपिडली बढ़ा फ्रॉम मिड अगस्त, मतलब मिड अगस्त के मिडिल से ये बढ़ना शुरू हुआ, और ये पीक पे पहुंच गया अर्ली नवंबर में, नवंबर की शुरुआत में 2020 में ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन दिस टाइम अराउंड जो एक्सपेंशन है होल का वॉज ड्रिवन बाय स्ट्रॉन्ग स्टेबल एंड कोल्ड पोलर वर्टेक्स। ये एक्सपेंशन क्यों हो रहा था, इतना क्यों बढ़ रहा था ये होल, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेबल और कोल्ड पोलर वर्टेक्स था। वो आपने वर्टेक्स वाला वो देखा होगा ना, इस तरह से कुछ होता है, ये सब फैलता है ये सब वहाँ पे देखा होगा भी, काफ़ी न्यूज़ में रहा था कि USA कनाडा वगैरह की एटमॉस्फेयर क्यों इतनी ठंडी रही है, जर्मनी में इस बार बहुत ठंडी रही है, तो पोलर वर्टेक्स वगैरह होते हैं। तो ये यहाँ पे ये हुआ इस टाइम विच केप्ट द टेम्परेचर ऑफ द ओजोन लेयर ओवर अंटार्कटिका कंसिस्टेंटली कोल्ड, और इसी की वजह से पोलर वर्टेक्स के एक्सपेंशन की वजह से जो टेम्परेचर थी इस अंटार्कटिका के ऊपर वो काफ़ी ठंडी रही, और इसकी वजह से क्या हुआ कि ओजोन डिप्लीटेड एयर जो थी अंटार्कटिका के ऊपर वो ओजोन रिच एयर के साथ मिली नहीं फ्रॉम हायर एटीट्यूड, तो ये वहाँ मिल नहीं पाई, तो ये हो गया कि भाई ओजोन जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। अच्छा अब थोड़ा ना, अभी मैंने पोलर वर्टेक्स जो मैंने बोला उसके बारे में जान लेते हैं। पोलर वर्टेक्स क्या होता है, देखिए पोलर वर्टेक्स एक लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, एक लो प्रेशर एरिया होता है, ठीक है, वाइड एक्सपांस ऑफ स्विरलिंग कोल्ड एयर इन पोलर रीजन, मतलब बड़े लेवल पे एक्सपैंड करता है एक कोल्ड एयर वगैरह जो पोलर विंड की, तो ऐसे समझाती हूँ आपको, है ना। ये मान लीजिए ये मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, सपोज भाई ये इस जगह पे, ये इस जगह पे स्टेबल पोलर वेक्टर से मान लीजिए यूँ इस तरह से घूम रही है बढ़ती जा रही हैं जो आपकी कोल्ड विंड्स हैं। और अगर हम ये देखें तो स्ट्रॉन्ग जेट स्ट्रीम्स ये नीचे चल रही हैं इस जगह पे, ठीक है, इसके अंदर मान लीजिए इस तरह से ये यहाँ पे देखिए, लेकिन ये घूम रही हैं, तो ये स्टेबल
स्टेबल पोलर वोर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है कि पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, काफी ज्यादा वाइड एक्सपैंड होता है, कि बहुत ही बड़े एरिया में आपका जो कोल्ड वगैरह एयर होती है वो घूमा करती है पोलर रीजन में, मतलब आपका नॉर्थ या साउथ पोल की बात हो रही है। ठीक है, हमेशा ये आपका पोल्स के पास देखने को मिलेगा और ये ठंडी ठंडी हवा घूम रही है। लेकिन हुआ क्या कि समर के टाइम पे क्या होता है कि ये वीक हो जाता है और विंटर के टाइम पे काफी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो टर्म जो वोर्टेक्स है ना यहाँ पे बच्चों, ये वोर्टेक्स जो टर्म है ये रिफर करता है काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ एयर को। ठीक है, ये क्लॉकवाइज यहाँ पे फ्लो होता रहता है एयर का, जिसकी वजह से जो ठंडी हवा है वो पोल्स के पास ही रहती है। देखो यहाँ पे घूमा करेगा घूमा करेगा घूमा करेगा घूमा करेगा, तो जो क्या हो रहा है यहाँ पे कि ठंडी हवा यहीं पे ही है, पोल्स के पास ही घूम रही है। समझ रहे हैं? अब एक स्ट्रॉन्गर पोलर वर्टेक्स जो है वो टेंस टू फेंस इन द कोल्ड एयर। अभी क्या होता है कि कोल्ड एयर का ये फेंसिंग हो गई, यहाँ से कहीं नहीं जा रही कोल्ड एयर। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ ऊपर आ गया। वाइल जो वीकर होता है, एक स्ट्रॉन्गर पोलर वर्टेक्स जो है वो रोक के रखता है इस ठंडी हवा को, लेकिन अगर कोई कमजोर है तो ये अलाउ करता है यहाँ पे कोल्ड आउटबस्टर्स को टू विजिट मिड लैटिट्यूड। ये यहाँ पे क्या होते हैं कि फिर जो है वो ऐसे यहाँ पे हैं तो ये नीचे की तरफ आने लग जाएंगे, इस तरह से आने लग जाएंगे। ठीक है, ऐसा चीजें हो जाती हैं। समझ रहे हैं? तो कुछ ओकेशंस में जो वॉर्टेक्स है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब जैसे चल रहा है डिस्टर्ब हो जाता है, मोर सो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। ज़्यादातर ये नॉर्थ में डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा अरेंजमेंट लैंड और सी का है दोनों ही हेमिस्फेयर पे। अब ऊपर और नीचे में यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है लैंड और सीज में, तो इसलिए नॉर्थ साइड पे अक्सर ये क्या हो जाता है, ये बहक जाता है। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे यहाँ पे ज़्यादा रीजन्स हैं लैंड सी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट के, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लैंड सी देखने को मिल जाएगा, बहुत दिक्कतें देखने को मिल जाएंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर चेंज होती है और एटमॉस्फेरिक वेव्स की वजह से यहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है इस वोर्टेक्स में। क्लियर है? तो साउदर्न हेमिस्फेयर में यहाँ पे सीज ज़्यादा है, आपने देखा होगा यहाँ पे भाई सी वगैरह ज़्यादा है, तो ये कॉन्टिन्यूसली देखा रहता है कि अंटार्कटिका के आसपास आराम से ये टहला करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ऊपर ज़्यादातर दिक्कत होती है, लेकिन तभी इसीलिए भी न्यूज़ में रहा था ना, जर्मनी वगैरह में काफ़ी ठंडक पड़ गई थी। खैर, ये हो गया वोर्टेक्स। अब कुछ बात हम ओजोन होल के बारे में जानते हैं। देखिए, ओजोन होल एक कॉमन टर्म है फॉर द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, ओजोन होल इज अ कॉमन टर्म फॉर द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन दैट इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर के बाद वाली, बच्चों बचपन से आप पढ़ रहे होंगे ये बात तो। ठीक है, तो इसमें अगर बहुत ज्यादा भाई क्या है, ओजोन की मात्रा यहाँ पे ज्यादा होती है तो यहाँ पे ओजोन लेयर बन जाती है। आप जानते हैं ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में है। ठीक है, तो ये एक ओजोन की मात्रा ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ओजोन लेयर बन जाती है। ठीक है, ये आप कह सकते हो लेयर जो एटमॉस्फेयर की है बिटवीन 10 to 15 किलोमीटर, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, यहाँ से लेके हमारे 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फेयर चल रही है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ गई। तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में आपको जो है ओजोन लेयर देखने को मिलेगी। और जो एटमॉस्फेरिक ओजोन absorbs ultraviolet radiation from the sun, particularly harmful UVB type rays। अब होता क्या है कि जो ओजोन लेयर है वो करती क्या है, ये जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज होती हैं उन्हें एब्जॉर्ब उसे जो है वो यहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी यहाँ रिफ्लेक्ट कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब मान लीजिए ओजोन लेयर में छेद हो जाता है तो ये अल्ट्रावायलेट रेज सन पे आने लगती अर्थ पे आने लगती हैं। अर्थ पे आने की वजह से ये बहुत सारी स्किन डिजीजेस, आपका स्किन कैंसर वगैरह कॉज कर देती है। खैर वो सब आगे पढ़ेंगे, अभी तो ये बेसिक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे ओजोन लेयर है, अब ओजोन होल क्या हो गया। ओजोन होल आप कह सकते हो ऐसा रीजन है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है, जहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ओजोन का वो काफी कम हो जाता है। मतलब जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ओजोन का कंसंट्रेशन काफी कम हो गया यहाँ पे, तो ओजोन होल हो गया। तो ऐसे होल जो हैं ये दोनों ही पोल्स पे आपको देखने को मिलेंगे, दोनों ही पोल्स में, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, दोनों ही पोल्स पे ऐसा आपको कुछ जगह पे देखने को मिलेगा। और ओजोन डिप्लीशन जो नॉर्थ पोल में है वो बहुत ही छोटे छोटे साइज के हैं, अगर और ओइंग टू वार्मर टेम्परेचर्स इन नॉर्थ पोल दैट देन द साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल के कंपैरिजन में क्या चीज क्या है कि ओजोन डिप्लीशंस एट नॉर्थ पोल आर मच स्मॉलर इन साइज ओइंग टू वार्मर टेम्परेचर्स इन नॉर्थ पोल देन द साउथ पोल। अब देखिए, ओजोन डिप्लीशन ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका जो पोलर वोर्टेक्स बनता है ना स्ट्रेटोस्फेयर में, उससे डायरेक्टली यहाँ पे इसका डिप्लीशन है, रिलेटेड है। कैसे, अभी समझाती हूँ। देखिए, विंटर के टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वोर्टेक्स का वो यूजुअली कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है 195
के से, केल्विन से, मतलब -78 डिग्री सेंटीग्रेड से ये विंटर्स के टाइम पे क्या होता है कि यूजुअली कम हो जाता है और पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड यहाँ पे बन जाते हैं। क्लाउड्स के बारे में भी पढ़ा होगा ना, बहुत सारे तरह के क्लाउड्स होते हैं। तो यहाँ पे एक क्लाउड होते हैं, वो होते हैं पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। ये यहाँ पे बनने लगते हैं टेम्परेचर कम होने की वजह से। अब जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, ये ऐसे सरफेस प्रोवाइड कर देते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को। जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, जैसे ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह होती है ना, जैसे सीएफसी हो गई, HCFC हो गई, है ना, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या ब्रोमीन वगैरह, जिसमें हेलेंस वगैरह होते हैं। तो ये क्लाउड्स इनको ऐसा सरफेस दे देते हैं कि आप एक काम करो भैया, ये इन्हीं पे बैठ के क्या करती हैं, उड़ते हुए चली जाती हैं ओजोन तक, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर तक। ठीक है, अब स्ट्रेटोस्फेयर तक चली जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि पोल्स में, यहाँ पे पोल्स में जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं अटैच टू आइस पार्टिकल्स इन दी पी पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड। जो ये क्या होता क्या है कि ये देखिए, सपोज करिए यहाँ पे ये है अर्थ, ये है पोल्स, ठीक है। अब इस पोल्स पे जो ये सब्सटेंसेस हैं, मतलब जैसे CFCs वगैरह या HCFCs वगैरह, ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं, ये क्या होता है कि जो ये वाले जो क्लाउड्स हैं, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स हैं, ठीक है, इन क्लाउड्स में यहाँ पे अटैच हो जाती हैं, इनके यहाँ पे आइस पार्टिकल्स में ये सारी की सारी जो ये गैसेस हैं अटैच हो जाएंगी। ठीक है, और जब जो है when the sun comes out again in the polar spring, the ice particles melt। अब हुआ क्या कि ये पहुंच गई इस क्लाउड के साथ, यहाँ पहुंच गई। अब यहाँ पे जब सूरज निकला तो जो जिस बर्फ में चिपक के आई हैं, ये बर्फ तो पिघल गई, और जब ये बर्फ पिघली तो इसकी वजह से जो ओजोन डिप्लीटिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज हुए फ्रॉम द आइस पार्टिकल सरफेस, है ना। तो ये रिएक्शन होता है कि भाई O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। फिर यहाँ पे क्या होता है कि भाई रिएक्शन होते होते एक मॉलिक्यूल यहाँ का ले लेती हैं रिएक्शन में ये ओजोन जो गैसेस होती हैं, और फिर O2 रह जाता है। तो फिर ये क्या होता है कि ओजोन जो गैस है ये कन्वर्ट हो के ऑक्सीजन बनने लगती है। तो इस वजह से क्या होता है कि डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। समझ गए। तो एक बार ये रिलीज हो गई ये सारी जोन, फिर डिस्ट्रॉय, एक बार ये गैसेस यहाँ तक पहुंच गई, और गैसेस यहाँ पहुंचने के बाद फिर मैंने वही बताया कि ये सारे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन कर करके इस बॉन्ड को तोड़ देती हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन सारे मॉलिक्यूल्स को बनाने लग जाती हैं। समझे। अच्छा, फिर साउदर्न हेमिस्फेयर में जो स्प्रिंग सीजन होता है, मतलब अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में, तो ओजोन जो होल है अंटार्कटिका के ऊपर, ये साइज में काफी ज्यादा बढ़ जाता है अगस्त से अक्टूबर के बीच में। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, हल्का हल्का मान लीजिए गर्म पड़ा तो सही वही वाला हाल है, आइस पिघली, और आइस पिघलने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे डिप्लीशन होना शुरू हो जाता है। तो शुरू तो हो जाता है अगस्त से अक्टूबर के बीच में, लेकिन ये मैक्सिमम आता है मिडिल ऑफ सितंबर से मिडिल ऑफ अक्टूबर के बीच में। अब देखिए, ओजोन डिप्लीशन धीमे होने लग जाता है जब टेम्परेचर स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, इन लेट साउदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग इन द पोलर वर्टेक्स वीकेंस एंड ब्रेक डाउन। तो यहाँ पे डिप्लीशन कम होने लगता है। ये इसलिए क्योंकि वार्मर टेम्परेचर में बहुत ही कम ऐसे क्लाउड जो हैं वो बनते हैं, और ये यहाँ पे बहुत टाइम तक रह नहीं पाते, और ना रहेंगे ना ये पहुंचाएंगे वहां तक ऐसी गैसेस को। ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिसंबर जैसे ठंडी आ जाती है तो लेवल्स नॉर्मल फिर से हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ होता है। अब देखिए इफेक्ट्स क्या है ओजोन डिप्लीशन के ह्यूमंस के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर। समझिए, जो ओजोन लेयर है इसकी वजह से जानते हैं अल्ट्रावायलेट रेज आने लग जाती हैं अर्थ का सरफेस जो है वो, और अर्थ के सरफेस पे ऐसी यूवी रेज आती हैं, और ये ह्यूमन को बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करती हैं। नेगेटिव इफेक्ट में क्या होता है कि स्किन कैंसर आते हैं, ये आपका मोतियाबिंद जैसे आई कैटरैक्ट्स बढ़ते हैं, आपका इम्यून डेफिशिएंसी ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, और साथ ये टेरेस्ट्रियल और इकोसिस्टम जो एक्वेटिक वाला है पानी वाला उसको भी बहुत ज़्यादा जो है अफेक्ट करता है, जैसे फूड चेन्स को अफेक्ट करता है, ग्रोथ वगैरह को अफेक्ट करता है, बायोकेमिकल साइकिल अफेक्ट करता है। साथ में एक्वेटिक लाइफ जो कि आपकी पानी के सरफेस के ऊपर देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे प्लैंक्टॉन्स वगैरह जैसे कि होते हैं, पर्टिकुलरली ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर जाते हैं इस यूवी रेज की वजह से। साथ में ये प्लांट ग्रोथ को भी अफेक्ट करती है, और यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी अफेक्ट करती है। उसके बाद समझ गए इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कोऑपरेशन, जो भी भाई स्ट्रेटोस्फीयर की ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन कौन सी इंटरनेशनल लेवल पर ट्रीटीज हुई हैं, तो ये 1985 में अडॉप्ट करी गई थी। एक वेना कन्वेंशन था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। अगर आपने पढ़ा है वेना कन्वेंशन के बारे में इन्वायरमेंट बाय शंकर IAS के द्वारा, तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये एक प्रीकर्सर है टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, है ना। तो यहाँ जानते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपने काफी सुना होगा, और ये कहता है कि भाई देखो एक फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो है ये उसके अंदर आता है, क्योंकि यहाँ पे ये
फ्रेमवर्क बनाता है कि भाई एक फ्रेमवर्क है, समझ लीजिए किस तरह से एफर्ट लीजिए, प्रोटेक्ट करिए इस ग्लोबल की ओजोन लेयर को। तो ये वेना कन्वेंशन याद रखिएगा। फिर अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में कुछ बात आपको बता दें तो 1987 का है ये, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर 1987 की बात है, जो यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन नियरली 100 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का रेगुलेट करता है। जो ऐसे 100 ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनका प्रोडक्शन और कंजम्पशन यहाँ पे डील करता है। उसके बाद आता है किगाली अमेंडमेंट 2016 टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या है कि एक्सटेंडेड कंट्रोल टू फ्रीज डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ हाइड्रो फ्लोरोकार्बन्स बिकॉज दीज सब्सटेंसेस आर पावरफुल ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, इसका जो HFCs हैं इनका भी यहाँ पे कंट्रोल करिए, और ताकि क्योंकि ग्रीन हाउस गैस है ये अफेक्ट करती है ओजोन को। साथ में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ओजोन सेक्रेटेरिएट, ये किस लिए है, ये यहाँ पे टू इम्प्लीमेंट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो बस ये इतनी कुछ बातें हैं, और ये काफ़ी उस समय न्यूज़ में रहा था कोरोना टाइम पे, जब हम लोग घर में बैठे थे, लॉकडाउन बना रहे थे, तो उसके बाद जब खुला था तो काफ़ी लोग ये चल रहा था, यहाँ से दिख रहा है वहाँ से वो दिख रहा है, तब ये भी बात आई थी। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इसका जो डिस्कस करेंगे वो है मरीन हीट वेव्स के बारे में। क्या है समझते हैं, न्यूज़ में क्यों रहा। देखिए एक नई स्टडी ने यहाँ पे दिखाया है कि जो मरीन हीट वेव्स हैं ये इंटेंस हो सकती हैं, फ्यूचर में बढ़ सकती हैं। भाई न्यूज़ के बारे में और बात जानते हैं तो स्टडीज़ ने ये भी बताया कि जो लेयर है ओशन की, जो करीब 20 से लेकर 200 मीटर्स जो है ब्लैंकेट करती है, ये कम होती जा रही है हर एक साल। एज पर द स्टडी द लेयर ऑफ द ओशन विच ब्लैंकेट्स द टॉप 20 to 200 meters is becoming thinner each year. अच्छा, the thicker this layer the more it can act as a buffer to shield water below the incoming hot air। अब हुआ क्या, ये लिखो भाई, ये है समुद्र, ठीक है, और ये है ऊपर वाली लेयर। अब यहाँ पे जितनी ये लेयर मोटी होगी उतना ज़्यादा सेफ्टी होगी जो नीचे रहने वाले मरीन एनिमल्स और ये फ्लोरा फौना जो भी है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हर साल की लेयर होती जा रही है पतली, तो इससे जो गरम गरम हवाएं हैं वो और अंदर तक जाएंगी, और यहाँ पे जो प्लांट हैं, जो एनिमल्स हैं, जो जानवर हैं, जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उसे अफेक्ट करेगी, और जितना वही वाली बात हो गई, ग्लोबल वार्मिंग के इवेंट्स और अंदर तक पहुंचेंगे। अब बात आती है यहाँ पे मरीन हीट वेव्स होती क्या है। देखिए जो हीट वेव्स ओशन में हो उनको आप मरीन हीट वेव्स कह दो, है ना, मरीन मतलब आपका मरीन इलाका, तो जो हीट वेव्स आपकी ओशन में हो, समुद्र में हो, उसे आप लोग मरीन हीट वेव्स बोल दो। डेफिनेशन की बताएं तो जब सी वाटर का टेम्परेचर, जब समुद्र वगैरह का सी वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है एक्सीड अ सीजनेबल वेरिंग थ्रेशोल्ड फॉर एटलीस्ट 5 कॉन्सिक्यूटिव डेज, मतलब बहुत बढ़ा रहे, एक जो थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर रहे यहाँ पे 5 लगातार दिन, तो यहाँ पे कह लो कि भाई एक जो है मरीन हीट वेव्स का हो रहा है सीन। ठीक है, और सक्सेसिव हीट वेव्स विद गैप्स ऑफ 2 days और लेस आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेम इवेंट। अगर सेम तरीके की, मान लीजिए 5 दिन लगातार यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि 2 दिन के गैप के बाद फिर से ऐसा सेम देखने को मिला, तो समझ लीजिए सेम चीज़ हो रही है। तो अब जो ये मरीन हीट वेव्स हैं ये होती हैं जब ओशन वाटर ये एक्सट्रीमली बहुत गर्म हो जाए, है ना, कुछ लंबे वक्त के लिए, और इसमें क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है ये मरीन इकोसिस्टम के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर। ठीक है, अब मरीन हीट वेव्स ये हो सकती हैं समर में भी या फिर विंटर्स में भी हो सकती हैं। वजह के बारे में जानते हैं, आखिरकार कॉजेस क्या है ना, क्या कॉजेस हैं आखिरकार इस मरीन हीट वेव्स के। देखिए अब बात करते हैं कि आखिरकार वजह क्या होती है इस मरीन हीट वेव्स के, क्या कॉजेस हैं समझते हैं। तो पहला तो है ओशन करंट्स। अब ओशन करंट्स क्या है, ओशन करंट देखिए कॉन्टिन्यूस जाना समझा है डायरेक्शनल मूवमेंट है सी वाटर का, जो ग्रेविटी की वजह से या विंड की वजह से होता रहता है ना, कोरियोलिस फोर्स जो है हमारा, उसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ओशन करंट्स चला करते हैं, कोल्ड हॉट, है ना। तो ये यहाँ पे ओशन करंट्स विच कैन बिल्ड अप एरियाज ऑफ वार्म वाटर एंड एयर सी हीट इनफ्लक्स। तो इससे क्या होता है कि वार्म वाटर और एयर सी हीट इनफ्लक्स यहाँ पे बना सकते हैं ओशन करंट्स। अब ये एयर सी हीट इनफ्लक्स क्या होता है, देखिए जो सरफेस रिलेटेड हीट इनफ्लक्स है, मतलब एयर सी हीट इनफ्लक्स, ये हीट एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द ओशन व्हेन सी वाटर इवेपोरेट्स, मतलब सी वाटर जब यहाँ पे इवेपोरेट हुआ तो ये हीट यहाँ पे सब आ गई यहाँ पे, और ये हीट जो एटमॉस्फेयर के अंदर आती है ना, व्हेन एंड वेयर दिस वेपर कंडेंसेस, जब ये वेपर यहाँ पे
जब कंडेंस हो गई तो ये एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई और इसकी वजह से यहाँ पे क्या बन गए, एटमॉस्फेयर के अंदर बन गए क्लाउड्स। इसी तरह से सेंसिबल हीट इनफ्लक्स, ये हीट एक्सट्रैक्ट होती है फ्रॉम द ओशन एसोसिएटेड विद एन एयर सी टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एयर और सी का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उस वजह से जो यहाँ पे जो है हीट एक्सट्रैक्ट हो रही है, तो ये हो रहा है। तो ये इस वजह से भी जो है मरीन हीट वेव्स चलती हैं। अच्छा, वार्मिंग थ्रू ओशन सरफेस फ्रॉम एटमॉस्फेयर, तो ये क्या कहता है कि भाई एटमॉस्फेयर मान लो बहुत गर्म है और ये ओशन सरफेस इस वजह से गर्म हो गया। ठीक है, ये भी है। दूसरी वजह, तीसरी वजह ये है कि विंड्स कैन इनहांस और सप्रेस द वार्मिंग इन अ मरीन हीट वेव्स एंड क्लाइमेट मॉडल्स लाइक एल नीनो फिनोमेना होता है, इसकी वजह से भी क्या इवेंट्स वगैरह हो सकते हैं कई सारे रीजन्स में, है ना। इन इवेंट्स का भी काफी बड़ा रोल होता है। या भाई ये गर्मी बढ़ा भी सकती है, गर्मी घटा भी सकती है, मरीन हीट वेव तभी मना है, समर्स में भी हो सकती है और विंटर्स में भी हो सकती है। उसके बाद ओशन वार्मिंग वगैरह होती है। ओशन वार्मिंग आपको समझाती हूँ क्या है क्या नहीं। देखिए ओशन वार्मिंग और अगर मरीन हीट वेव्स के बारे में बताऊंगी। देखिए ओशन वार्मिंग ऐसी वार्मिंग है, मतलब गर्म करता है जो कि अनप्रेसिडेंटेड रेट से हो, मतलब सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो कभी जो है इंक्रीज कर सकते हैं एट द रेट ऑफ नियरली 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेंचुरी सिंस 1880 इसके हिसाब से। अब ये वार्मिंग जो है इससे क्या होता है कि मरीन हीट वेव्स को बढ़ा देती है ये ओशन वार्मिंग। और वाइल मरीन इकोसिस्टम जो है ये कई सारे जो है हैव इवॉल्व विद अ सर्टेन कोपिंग रेंज एंड कैन अडेप्ट टू कंडीशन स्लाइटली आउटसाइड दैट रेंज। भाई ये हो सकता है एक इनकी रेंज है, ठीक है, कि हम इतने इतने लेवल तक जी सकते हैं। हाँ, हल्का सा ऊपर नीचे हो जाएगा, खुद को अडॉप्ट कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन मरीन हीट वेव्स की वजह से इतने खराब, इतने एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाते हैं कि इकोसिस्टम एकदम हिल जाता है और ये वल्नरेबल, मतलब ये रिस्क में आ जाता है। अगर वार्मर क्लाइमेट, अगर इन अ वार्मर क्लाइमेट वी आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस दिस वल्नरेबिलिटी कॉजिंग एक्सट्रीम्स, मतलब जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमें ये जो है दिक्कतें ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो ये है कुछ बातें इसके अंदर। तो भाई आखिरी में देखते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक आखिरकार इस पे इम्पैक्ट्स क्या पड़ेंगे मरीन हीट वेव्स के। ठीक है, हर चीज़ में इम्पैक्ट देखते हैं कि हमें क्या दिक्कतें आएंगी। तो पहला तो इम्पैक्ट जो बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम पे पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस बहुत तगड़ा होगा इससे। 2016 की बात है जब मरीन हीट वेव्स ने यहाँ पे पूरे नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में, इसकी वजह से बहुत सारी ब्लीचिंग हो गई थी ग्रेट बैरियर रीफ की। ये बहुत बड़ा टूरिस्ट जो है डेस्टिनेशन है, आप कह लो बहुत ज़्यादा बड़ा, और इसकी वजह से बहुत यहाँ पे दिक्कतें देखने को मिली थी। और ये माना जा रहा था कि भाई मैंग्रोव काफ़ी ज़्यादा डाई ऑफ हुए हैं आपका गल्फ ऑफ कारपेंट एरिया में। नेक्स्ट दिक्कत आ सकती है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को। आपका कुछ स्पीशीज बाय सपोर्टिंग सर्टेन स्पीशीज एंड सप्रेसिंग अदर्स, कुछ स्पीशीज को सपोर्ट कर रही है और कुछ को दबा के, जैसे एग्जांपल करें तो मरीन हीटवेव के बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में फिश की कम्युनिटी जो है उनका ज़्यादा जो है मच मोर ट्रॉपिकल थी, वो जो है हैड अ मच मोर ट्रॉपिकल नेचर। और तीसरी बात यह है रोग एनिमल्स कैन ऑल्सो फाइंड देयर वे वेल आउटसाइड देयर नॉर्मल रेंज। कैसे? बाय चेंजिंग द हैबिटेट रेंजेस ऑफ सर्टेन स्पीशीज। अभी बात करें अगर हम उसके ऊपर, अगर भाई जिसको रोग एनिमल्स नहीं पता वो बता दूं, ये ऐसे एनिमल होते हैं जो काफ़ी डेंजरस वाइल्ड एनिमल होते हैं और जो अपने अलग रहते हैं, है ना, बाकी अपने ग्रुप से यहाँ पे अलग रहते हैं। और आखिरी में इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, ये लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि फिशरीज वगैरह पे, एक्वाकल्चर वगैरह पे, इको टूरिज्म इंडस्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो यही सारी हैं बातें और इसी के साथ हमारा होता है ये वाला लेसन कंप्लीट। तो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जस्ट फॉलो द लिंक गिविंग द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।